वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपका रीजनिंग गुरु विक्रम प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का myeguru.com पे। देखिए, जैसा कि अभी आपका जो टॉपिक चल रहा था लास्ट का, वो था काउंटिंग फिगर। तो काउंटिंग फिगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसमें कुछ हिस्से अभी रह गए हैं, उसको लेके परेशान ना होइएगा, क्योंकि जैसे ही आपका काउंटिंग फिगर अच्छे से कवर हो जाएगा जो आपने पढ़ रखा है, उसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं छूटा है आपका, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट का छूटा है। उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आज का आपका जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपका जरूर लेके आता है। ये हमेशा ध्यान रखें, कोई भी एग्जाम हो XYZ जहां पे रीजनिंग डिमांड में है, वहां पे एक क्वेश्चन कम से कम आपको जरूर मिलेगा। चूंकि हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो एसएससी में तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये मत सोचना कि इसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो। अब बच्चे कहते हैं सर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है वो इतने हैवी नहीं आते कि हम उसे ना कर सके, यदि नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन यदि उसी क्वेश्चन को जो आप कर लेते हैं, यदि उसी को हम जल्दी से करना सीख जाएं तो समय तो बचा ले जाएंगे ना। तो समय ही तो बचाना है, बाकी तो एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा। समय बचाइए, सही दिशा में नॉलेज लीजिए, अपने आप एग्जाम पूरा क्रैक होगा। और कोशिश ये करो, यदि आप रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो आपको पता है एसएससी में 25 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपके 50 नंबर के होते हैं। तो कोशिश यही करो 25 में कम से कम आपके 23 से 25 नंबर तो बनने ही चाहिए। और मैं आपको बोलता हूं, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये स्कोर आपसे दूर नहीं है। और ये मैं प्रॉमिस करता हूं, 23 से 25 जो नंबर हैं वो आप आराम से 7 से 8 मिनट में ला सकते हो। 7 से 8 मिनट में ला सकते हो। सोचो बच्चों, 7 से 8 मिनट में यदि आप इतने नंबर बना ले रहे हो तो यकीन मानो आपके लिए सारे क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। हर एक क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हो और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो यदि आपने पढ़ा है। लेकिन रीजनिंग में आपने, यदि मान लीजिए मैं लोवेस्ट स्कोर ले लेता हूं, 23 ले लेता हूं, यदि 23 आपने गेन कर लिया, यदि बाकी सब्जेक्ट में आपने तकरीबन 20 मार्क्स भी गेन किए, 20 मार्क्स भी गेन किए, तो आप एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ जाएंगे। 20 तो फिर भी मैं मैक्सिमम बोल गया। मैथ में कुछ ऊपर नीचे हुआ, हाँ जीए में, जीएस में आपका कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो आपका ये रीजनिंग पूरा का पूरा कवर कर लेता है। लेकिन आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपके जीएस गुरु, आपके मैथ गुरु, आपके इंग्लिश गुरु भी आपके साथ हैं, जो आपको लगभग जो मैं बोल रहा हूं उस सपने को सच कर देंगे। और वो सपना आपका है कि ईच सब्जेक्ट हैव 20 मार्क्स। हैव, ये आपके पास होंगे। एग्जाम में तो 25 नंबर के आते हैं, आपके पास यू हैव 20 मार्क्स। यदि आप 20-20 नंबर भी ले रहे हो तो आप ये सीधे समझो, 20-20 क्वेश्चन ले रहे हो, माफ करना, तो आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 120 नंबर यहां ले आए और 23 दूनी 46 हो गए, तो आपने 166 नंबर गेन कर लिए। बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत हेल्दी स्कोर है। और ये स्कोर आप यदि ऊपर नीचे भी कर दोगे, मैं कह रहा हूं आप कितना भी यदि कमजोर होगे तब भी आप 150 तक बना ले जाओगे। इतना तो आपका बन ही जाएगा। मैंने देखो कम से कम आपको 16 नंबर का डिस्काउंट दे दिया, 8 क्वेश्चन का डिस्काउंट दे दिया, 8 क्वेश्चन का डिस्काउंट दे दिया। यदि आप myeguru.com से जुड़े रहते हो तो ये 8 नंबर का भी डिस्काउंट मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये हमारे जो गुरु हैं ये सारे नंबर आपको कवर करवाएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, और जैसे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होगा तो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि एग्जाम में हम इन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। हर एक क्वेश्चन के लिए एक अप्रोच लेंगे जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन
इजी बन सकेगा। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन अपने आप आपको आने लगेंगे, क्योंकि सब कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज, यदि आपसे कभी भी डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है, याद रखना बच्चों, डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखना आपसे दो ही प्रश्न पूछेंगे, या तो दूरी पूछेगा या तो दिशा पूछेगा। यदि आपसे बोलता है कि दूरी बताओ यदि आपसे पूछता है दूरी बताओ, तो आपके मन में दो भाव आने चाहिए, या तो वहां पे त्रिभुज बनेगा बच्चों, यानी कि या तो वहां पे ट्रायंगल बनेगा, या तो वहां चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, मैं अंग्रेजी में बोलता जा रहा हूं ताकि जो हमारे अंग्रेजी भाषी बच्चे हैं वो चीजों को सुन के समझ सके, और हिंदी भाषी जो बच्चे हैं वो देख के भी समझ सके। तो भैया आपका जब भी दूरी आपसे पूछे, बोले दूरी बताओ, जैसे बोले दूरी बताओ, आपके मन में तुरंत आना चाहिए यार यहां तो त्रिभुज होगा या तो चतुर्भुज होगा। होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो जबरदस्ती बनाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यदि होता है तो बेहतर है, नहीं होता है तो जबरदस्ती बनाएंगे। मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है, वो इस तरीके से मूव करते हुए यहां पहुंच गया। अब मेरे से इन्होंने बोल दिया कि भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, और आपसे कह देता है कि भैया ऐसा करो डी से ए तक की डिस्टेंस बताओ। तो याद रखना चतुर्भुज जो होना चाहिए वो रेगुलर चतुर्भुज होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नियमित होना चाहिए वो चतुर्भुज। इस चीज का ध्यान, हाँ स्पेल मिस्टेक होगी तो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं रीजनिंग गुरु हूं ना कि मैं इंग्लिश गुरु हूं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा ए और डी के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो सर ये तो चतुर्भुज है लेकिन रेगुलर चतुर्भुज नहीं। रेगुलर चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया? जिसकी आप ये कह सकते हो आमने सामने की भुजाएं तो हमेशा बराबर रहती हैं। वो आपका रोम्बस हो सकता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वो आपका आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन आपका समलंब नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई बात मेरी? तो इन चारों में कोई एक बन जाएगा। मोस्टली वो आपका आयत या वर्ग यानी रेक्टेंगल या स्क्वायर ही बनता है। तो आपके मन में दो विचार आएंगे, या तो वहां पे ट्रायंगल बनेगा या क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और नहीं बनेगा तो जबरदस्ती बनाएंगे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल रेगुलर बनेगा। अब भैया आपका क्वाड्रिलेटरल तो बना बट रेगुलर नहीं बना, तो आपको जबरदस्ती का काम क्या करना है? इसको बनाना है। तो आप कहोगे सर मैं इसको मिला दूंगा। देखो दो ट्रायंगल बन गए, बिल्कुल सही कि आपने दो ट्रायंगल बना दिए, लेकिन आपका पहला प्रयास होना चाहिए, आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि इसमें आपका क्वाड्रिलेटरल ज्यादा से ज्यादा बने। क्या बने भाई? क्वाड्रिलेटरल आपका ज्यादा से ज्यादा बने। तो आप इसको मिलाना बच्चों, ना कि आप इसको मिलाओगे। क्लियर हुआ? तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रिलेटरल बने और फिर ट्रायंगल बने। पहली आपकी पहुंच होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के ऊपर। क्लियर है? यदि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आपसे दूरी पूछी जाए तो आपके मन में बच्चों दो विचारधाराएं आनी चाहिए, या तो वहां त्रिभुज बनेगा या चतुर्भुज बनेगा, या तो ट्रायंगल बनेगा या क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और नहीं बनेगा तो जबरदस्ती बनाएंगे। और प्रयास यही होना चाहिए कि अधिक से अधिक रेगुलर चतुर्भुज बने। क्लियर है? कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। यदि चतुर्भुज बनता है तो उसके सबसे ज्यादा जो चांसेस रहेंगे वो या तो आयत यानी रेक्टेंगल होगा, सबसे ज्यादा चांसेस बोल रहा हूं मैं, या वर्ग होगा। आपका ऐसा नहीं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता, लेकिन मोस्टली चांसेस इसी के बनने के, 99.99% इसी के चांसेस है बनने के। तो या तो रेक्टेंगल बनेगा या तो आपका स्क्वायर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? यदि आपका कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होता है, तो वो आपका या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। और मुझे लगता है रेक्टेंगल और स्क्वायर की डेफिनेशन सभी बच्चों को पता है, फिर भी मैं एक बार वर्बली उसको बता देता हूं। रिटन में तो नहीं दे रहा हूं, आपको वर्बली दे रहा हूं। क्या है? रेक्टेंगल वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, यानी अपोजिट साइड सेम होते हैं, और ईच एंगल आर 50 डिग्री, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, माफ कीजिएगा 50 मेरे मुंह से निकल गया, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर होगा? यानी कि आपके आयत में हम कह सकते हैं हिंदी में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्लियर है? और वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, ईच साइड्स आर इक्वल, और आपका ईच एंगल्स
आर 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्लियर है? वैसे सभी को पता होगा, मैं बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। इतना तो बच्चों को पता ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, तो ये तो बात हो गई चतुर्भुज की। यदि त्रिभुज बनेगा तो जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो समकोण त्रिभुज के बनने का है, यानी राइट ट्रायंगल के बनने का है। समकोण त्रिभुज के बनने का है, यानी कि राइट ट्रायंगल का बनने का है। अब राइट ट्रायंगल बना नहीं कि आपके मन में तुरंत विचार आना चाहिए कि भैया याद रखना, जब भी आपका समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस महोदय खड़े हो जाएंगे। और पाइथागोरस महोदय के बारे में तो आप क्लास 8 से ही लगभग पढ़ रहे हैं, आज के बच्चे क्लास लगभग शायद 7 से ही पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस महोदय खड़े हो जाएंगे और कहेंगे आपसे, लल्ला हमें लगाए बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, दिखेगा, आपके मन में तुरंत विचार आना चाहिए, चलो भैया पाइथागोरस अंकल के पास। पाइथागोरस अंकल क्या कहते हैं कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो कहते हैं पाइथागोरस अंकल। तो पाइथागोरस अंकल आपके कहते हैं कि भैया कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग, सभी को पता होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो पाइथागोरस अंकल कहते हैं, प्लस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर। इसको अलग अलग भाषा में लोग लिख देते हैं, कोई एल के रूप में भी लिख देता है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो जब भी आपका त्रिभुज, पहली बात समझिए, जब भी आपसे दूरी पूछी जाए आपके मन में दो विचार आने चाहिए, या तो त्रिभुज बनेगा या चतुर्भुज बनेगा, या तो ट्रायंगल बनेगा या तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। नहीं बनेगा तो जबरदस्ती बनाएंगे, और जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो आपका नियमित चतुर्भुज होना चाहिए। नियमित चतुर्भुज में आपका ये समलंब नहीं आएगा, बाकी लगभग सब आएंगे। ठीक है, लगभग मतलब आपका रोम्बस हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और आपका पैरेललोग्राम हो गया, तो ये सारे आएंगे। ठीक है, अब त्रिभुज में सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो 90 से मैं कह सकता हूं 99% तक आपका समकोण त्रिभुज ही आता है। और समकोण त्रिभुज आएगा, तुरंत आपको पाइथागोरस अंकल याद करेंगे कि आ जाओ भैया हमारे पास भागिया, समकोण त्रिभुज बन गया, आ जाओ बेटा मेरे पास आ जाओ। तो पाइथागोरस अंकल के पास गए, पाइथागोरस अंकल हमसे कहते हैं कि भैया हमारे पास आए हो तो ये फार्मूला लेके जाओ, और फार्मूला इनका क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब पाइथागोरस अंकल ने बता तो दिया कर्ण है, कोई लंब है, कोई आधार। यहां कर्ण वो वाले कर्ण नहीं है, यहां वाले कर्ण वो वाले कर्ण नहीं जो कौरव पांडव में थे, जो कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, वो वाले कर्ण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कर्ण की कुछ प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां देख लो, कर्ण जो होता है ये सबसे बड़ी भुजा होता है। ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी क्या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। पहली बात तो ये याद रखना, सबसे बड़ी भुजा होती है। दूसरी बात ये याद रखना, ये 90 डिग्री के अपोजिट की साइड होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, सामने की भुजा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। यानी कि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, किसकी, आपके समकोण त्रिभुज की, और ये जो होती 90 अंश के सामने भुजा। बाकी आपके बचे लंब और आधार, ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मैथमेटिक्स में आपको सर पढ़ाएंगे तो शायद बताएंगे जरूर, और बताया होगा यदि पढ़ा रहे होंगे तो, कि जो ज्ञात कोण होता है या ज्ञात करने वाला कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। लेकिन यहाँ कोई ऐसी आवश्यकता आपको जीवन पर्यंत नहीं पड़ने वाली, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो पाइथागोरस महोदय से तो मिल लिए। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक काफी बच्चों के जीवन काल में ऐसा नहीं हुआ होगा। समकोण त्रिभुज में ही लगभग मामला निपट जाता है, समकोण त्रिभुज तक ही मामला लगभग निपट जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए केस बढ़ते हैं, मामला नहीं निपटता है, तो आपके पास दूसरा हथियार रखा है, और दूसरा हथियार है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। यदि आपका समकोण त्रिभुज बनता है तो बेस्ट है, और नहीं बनता है तो आप एक बार चेक करेंगे कहीं ये समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल तो नहीं है,
अब ये क्या होता है, इसका नाम जैसा है वैसा इसका परिचय है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें आपकी दो भुजा समान होती है। कितनी भुजा भैया समान होती है? दो भुजा समान होती है। और रट्टा मार लो, और रट्टा मार लो, जिस त्रिभुज की जितनी भुजा समान होगी उसके उतने कोण भी बच्चों समान होते हैं। तो दो भुजाएं समान हो गई तो हम ये भी कह सकते हैं इसके दो कोण भी समान होंगे। ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो दो भुजाएं समान, दो कोण समान, तो यहां तक तो मामला निपट गया। कहीं ऐसा ना हो केस और बढ़ जाए, तो केस और बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें और देख, मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज का भी लॉजिक नहीं लग रहा, समद्वि बाहु का भी नहीं लग रहा, तो फिर आप चेक करिएगा कहीं ये समबाहु तो नहीं। वही बात है, जैसा नाम वैसा परिचय। तो समबाहु मतलब जिसकी समस्त भुजाएं समान हो, तो हम कह सकते हैं समबाहु उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजा, तीन भुजा होती है, तीन भुजा क्या होंगी, समान होंगी। और इसके तीन कोण भी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि रट्टा मान लो जिस त्रिभुज की जितनी भुजा समान होती है उसके उतने कोण भी समान होते हैं, ठीक। और एक चीज याद रखना, यदि तीनों कोण समान होंगे तो वो 60 डिग्री के होंगे। क्लियर हो गई मेरी इतनी बात? तो मैं इसको, सीधी सी बात है, मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूं, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, इतने में आपकी दूरी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है वो बाद में वीडियो जब देखिएगा तो पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पाइथागोरस अंकल से भी मिल लिए आप, ठीक है। इतनी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब कुछ चीजें और देख लो, कुछ चीजें भाई और देख लो। देखो, तो यहां तक की बात होगी। अब ध्यान रखना, त्रिभुज के ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन आपको आते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी एक ड्यूटी जो है वो पूरी कर रहा हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि मेरा जो वीडियो है ये हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और हर एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, ये हर एक गांव तक पहुंचना चाहिए, और ये काम आपका है। गांव का हर एक बच्चा, हर एक दूरस्थ बच्चा इस वीडियो को देखे और उसको अच्छे से समझे और पढ़े। जिनको ये सब चीज़ें पता हैं वो तो उनको याद है, वो हो सकता है कोई इस हिस्से को स्किप भी कहीं ना कहीं कर जाए, लेकिन आप अच्छे से देखिएगा, कभी गलतियां नहीं होंगी, तो स्किप करने से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई सर्किल क्रिएट करता है, कोई भी सर्किल के का जो कोण बनता है, के नहीं है का होगा, का कोण याद रखिएगा 360 डिग्री होता है, ध्यान रहेगा। किसी भी सर्किल का जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। एक चीज याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो होगा 180 अंश, उसके अलावा जो एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा का जो मान होता है, सरल रेखा का जो कोणीय मान होता है, सरल रेखा का कोणीय मान, सरल रेखा का जो कोणीय मान होता है, बच्चों ने जवाब दे दिया है, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूं, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। इतना पॉइंट यदि आप दिमाग में रखते हैं तो आपकी दूरी फाइनल है। गलतियां कभी नहीं होंगी, कभी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आंसर तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन यदि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करेंगे तो जैसे कि आपका चले जाए एसएससी के अलावा यूपी SSC में चले जाए, या जो क्षेत्रीय एग्जाम होते हैं उनमें चले जाए, उसमें लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई भाई दूरी वाली बात। अब देख लेते हैं, थोड़ा दिशा के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा दिशा के बारे में समझ लेते हैं। देखिए आप सभी को पता है आपकी मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। एक आपकी होती उत्तर, जिसको हम लोग नॉर्थ भी बोलते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दूंगा। दूसरी आपकी दक्षिण, ये आपकी पूर्व, पूरब कह दो तो ज्यादा अच्छा है, पूर्व मतलब पहले भी हो जाता तो आप पूरब भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपकी हो गई पश्चिम। इंग्लिश में बोले तो आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर हो गया? इनको हमने नाम दिया है
प्राइमरी डायरेक्शन का, यानी कि प्राथमिक दिशा। क्या बोला है भाई? प्राथमिक दिशा बोला है इसको। क्या बोला है? प्राथमिक दिशा बोला है, ध्यान रखना। और इसके मध्य का जो कोण होगा, इसके मध्य का जो ये कोण होता है, ये 90 डिग्री होता है। सिर्फ यही वाला नहीं 90 होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये मैथमेटिक्स में एक चतुर्थांश के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी डायरेक्शन हो गई। अब ध्यान दो, अब थोड़ा ध्यान देना। जब हम इन प्राइमरी डायरेक्शंस को, ये आपकी प्राइमरी डायरेक्शन है, जब इन प्राइमरी डायरेक्शन को जो एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको जब हम बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो इससे हमें नई दिशाएं मिलती हैं। क्या होती हैं? इससे हमें नई दिशाएं मिलती हैं। वो दिशाएं आपकी कौन कौन सी हैं? अब जैसे कि आपको पता है कि ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, तो ये दिशाएं आपकी होती भाई, ये तो सभी को पता है। अब जरा देखो, इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। क्या होगा भाई? साउथ ईस्ट होगा। इसका क्या नाम होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। इसका क्या होगा भाई? नॉर्थ वेस्ट होगा। इसका क्या होगा? आपका साउथ वेस्ट होगा। अब जरा ध्यान दो और समझो, क्योंकि अब मेन बात अब शुरू है, जो आपको शायद कुछ ही लोग बता सके। ये 90 डिग्री का आधा आपने बाइसेक्ट किया, तो पहली चीज तो ये तो 45 डिग्री हो गया। और इन दिशाओं को हमने नाम दिया है सेकेंडरी डायरेक्शन। ये तो खैर सभी को पता होगा, ये तो सभी ने बताया भी होगा। ये सेकेंडरी डायरेक्शन, यानी कि बोले तो द्वितीयक दिशा। कौन सी दिशा है भाई? द्वितीयक दिशा। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी जब भी हम ये वाली डायरेक्शन लिखते हैं, तो इसमें प्रधानता हमेशा नॉर्थ या साउथ को दी जाती है। तो देखो जरा, मैंने सबसे पहले नॉर्थ को यहां लिखा है, इन दोनों पहले साउथ को लिखा है, इन दोनों पहले साउथ को लिखा है, इन दोनों पहले नॉर्थ को लिखा है। यह माना गया है कि जब हमें दिशाओं का संपूर्ण ज्ञान नहीं था, तो हमें सिर्फ दो दिशाएं पता थी, नॉर्थ और साउथ। वो भी किसके बल पे? वो आपके ध्रुव तारा जी जो चमकते हैं उत्तर दिशा में, तो लोग रात्रि में, रात्रि के समय इसी का प्रयोग करते थे। बाकी सूरज का तो यूज होता ही होता था। तो कुछ लोग ये कॉन्सेप्ट बताते हैं, कुछ लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा नॉर्थ को और साउथ को प्रधानता देनी। क्लियर हो गई बात? बहुत आसान सा हिस्सा था ये, बहुत ही बस एक थोड़ा मोस्टली लोग नहीं बताते, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दिशाओं से आपको मुक्ति मिल गई। अब आगे समझो, यदि दिशाओं से मुक्ति मिल गई तो आगे समझो जरा। तो आपने प्राइमरी डायरेक्शन देख लिया, आपने सेकेंडरी डायरेक्शन देख लिया भाई। अब आपसे बहुत ही आसान यदि क्वेश्चन बनाएगा एग्जाम में, तो आपसे पूछेगा कि भैया ये बताओ कि दिशाएं कितनी होती हैं? तो आप बोलेंगे मुख्य रूप से 4 होती हैं, मुख्य रूप से 4 होती हैं। और यदि आप मुख्य रूप प्राइमरी और सेकेंडरी मिला दो तो 8 होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया दिशाएं तो 10 होती हैं। हाँ भैया, जो शास्त्रों में आप पढ़ते हैं, शास्त्रों में 10 दिशाएं बोली जाती हैं, लेकिन रीजनिंग में आपको मुख्य तौर पे 4 और वैसे 8 आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे एक इजी क्वेश्चन ये बन सकता है कि दो निकटतम प्राइमरी डायरेक्शन के बीच, प्राइमरी डायरेक्शन के बीच का कोण बताओ। निकटतम, ध्यान रखना मेरे शब्दों को, बीच का कोण बताओ, ये क्वेश्चन बनेगा। तो बड़े आराम से आप बता दोगे भैया 90 डिग्री, ये तो सीखे बैठे हैं। ठीक है, लेकिन इसी में आपसे पूछ लिया जाए, इसी में आपसे पूछ लिया जाए, दो निकटतम सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेकेंडरी डायरेक्शन के बीच का कोण बताओ भाई, के बीच का कोण बताओ। ठीक है, तो ये भी आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं, कोई भी आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं मैं, बहुत इजी चीज बता रहा हूं। इसमें मोस्टली बच्चों को ये पता भी होगा, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं लगा रहा हूं, सब इजी इजी ही पढ़ा रहा हूं आपको। आगे देखो, अब यहां तक तो हमारी चीजें कंप्लीट हो गई। ये बेसिक पॉइंट्स थे, सभी को आते भी होंगे और जिनको नहीं आते थे उनको आ गए होंगे। अब आगे जरा समझो, आगे मैं क्या बताना चाहता हूं, सुनना मेरी बात को और समझना। ए का मुख किस दिशा में है?
किस दिशा में है, या ए किस दिशा में जा रहा है, ठीक। इन दोनों सवालों पे आप ध्यान रखना। इन दोनों सवालों, जब भी ये दो सवाल आपसे पूछे जाएं तो याद रखना आप ऐसे सवालों का आंसर वर्बली तौर पे दे सकते हो। कैसे दोगे ये मैं आपको सिखाऊंगा, परेशान तो कतई मत होना, मैं सिखाऊंगा। जब भी इस टाइप के दो प्रश्न बनते हैं आपसे पूछा जाए कि भैया ऐसा करो, ए का मुख किस दिशा में है ये बताओ, और या तो ये आपसे पूछ ले ए किस दिशा में जा रहा है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई नाम हो सकता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन यदि आपसे बनता है तो आप ध्यान रखना कि आपका आंसर वर्बल निकलेगा। कैसे निकलेगा वो मैं सवाल के दौरान आपको सिखाऊंगा या बीच में भी आपको बता दूंगा, परेशान कतई मत होना। आगे देखो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड पॉइंट्स देख लो, फिर हम सवालों की तरफ रुख करें। अब जो कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी उनको पे थोड़ा हम नजर डालें, उन पे थोड़ी नजर डाल लेते कि कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना बच्चों कि यदि आपकी दो भुजाएं समान हो, ध्यान रखना कि जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों को ध्यान रखना। यदि दो भुजाएं समान हैं, जैसे कि एक्स एक्स दिख रहा होगा, तो याद रखना उसका कर्ण सदैव उस भुजा का √2 गुना होता है। ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यदि आपका ये 4 है तो अपने मन से सोच लेना ये 4√2 है। अब ये मत करना कि इसमें पाइथागोरस लगाओगे तब भी यही आएगा, लेकिन ये आपको जल्दी मिलेगा बजाय पाइथागोरस के। यदि मान लो ये आपका 8 और 8 है तो जैसे दोनों सेम हुए आप 8√2 लिख दोगे। कोई दिक्कत है बताओ? कैलकुलेशन बहुत आसान सा मैंने आपको बता दिया, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, बाकी आप समझदार हो। आगे जरा देखो, एक कैलकुलेशन और समझ लो, वो भी बड़ी हेल्प करेगा आपको। यदि आपकी भुजा कुछ ऐसी, जरा समझना, यदि मैंने ये 16 लिखा और इसको लिख दिया मैंने, सपोज दैट मैं ले लेता हूं 20, तो वैसे तो आप 16 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करके आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी कर लोगे, मुझे पता है आप लोग, लेकिन थोड़ा और जल्दी कर लो। एक ऐसी वैल्यू सोचो, बड़ी से बड़ी वैल्यू सोचो जो दोनों को काट दे, या फिर हम कह दें इन दोनों का जो HCF हो। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू सोचे तो 4 है भाई, तो जिससे आप काटने जा रहे हो उसको यहां लिख दो, इसको काट भी दो। तो 4 पंचे 20, 4 चौको 16। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हो गया। अब जो आपने ये लिया है इसको यहां लाओ, इसको यहां लाओ, इनका वर्गों का योग कर दो, इनके वर्गों का योग कर दो। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके लिख दो। तो भैया अब तो आपके लिए आसान हो गया, 4 चौको 16 हो गया और 5 25 हो गया। तो 16 25 ऐड करके लिख दो, 6 5 11, 2 1 3 1 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर आएगा 4√41। अब ये आप कितनी जल्दी 4 का स्क्वायर लिखते हो कि 16 लिखते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मैं 4 का स्क्वायर 16 लिखूंगा और सीधे सीधे 5 का स्क्वायर 25 लिखूंगा, ये वाली लाइन गायब कर दूंगा, ये वाली लाइन गायब करके इसको ऐड करके सीधे सीधे अपना आंसर दे दूंगा, ताकि हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ सके। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अब हम चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है जिसमें बोल रहा है कोई पूरब दिशा की ओर चलता है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। यदि आप लोग कहेंगे तो भविष्य में इन क्वेश्चनों की जो डिमांड आपकी होगी कि अंग्रेजी माध्यम में भी लगाया जाए, यदि आपकी मांग होगी वो मांग पूरी की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो चलिए भैया, कोई पूरब दिशा की ओर चलता व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। अच्छा, यानी कि वो चाहता है कि पूरब दिशा की ओर जा रहा, किस क्रम में मुड़े कि वो दक्षिण दिशा की ओर अंत में जाने लगे। और जा किधर रहा भाई? पूर्व दिशा में। किधर जा रहा है? पूर्व दिशा में। अब समझो, यहां वैल्यू दी गई है 3, वैल्यू दी गई है 3, यानी आपको 3 बार मोड़ना होगा। यदि इस सवाल को हम पहले समझ ले तो ज्यादा अच्छा। जरा समझो, यदि मेरा फेस आपकी तरफ, एक बार चाहे मैं राइट मुड़ूं, समझना मेरी बात को, एक बार राइट मुड़ूं, ठीक है,
या फिर 3 बार लेफ्ट मुड़ू, 1 2 और ये रहा 3। यानी जब भी आपको एक बार मुड़ना हो तो आप 3 बार भी मुड़ के काम चला सकते हो। अब तुम यहां पे समझो, तुम जा तो रहे थे भैया किधर, तुम जा तो रहे थे भैया आप ईस्ट में, जैसा क्वेश्चन में बोला गया। अब तुमको जाना इधर की तरफ मुख करके है, तो एक बार इधर मुड़ने से तो चले जाओगे, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन है वो 3 बार करके दिए हैं, तो एक बार इधर मुड़ने के बजाय 3 बार इधर मुड़ लो। तो पहली चीज तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया कि नहीं, सॉरी ये आपका बाया बाया था सर, नहीं बाया दाया था ये, ठीक है। अब ये तीनों बाएं बाएं लिखे, शायद आपको देखने में थोड़ी डार्कनेस ज्यादा है तो माफ कीजिएगा। अब इन तीनों में सेम है, इन तीनों में सेम है। यदि इस तरफ मुड़ रहे हैं, इस तरफ मुड़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे राइट, और इस तरफ मुड़ेंगे तो इसको बोलेंगे लेफ्ट। तो हमें लेफ्ट की तरफ 3 बार मुड़ना होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। था आसान सा क्वेश्चन, ध्यान से समझो, लॉजिक को समझोगे क्लियर होगा। तुम्हें जाना है इस तरफ, तुम्हें जाना है इस तरफ, अब इस तरफ एक बार में आ जाओगे, लेकिन तुम्हें मुड़ना किधर है, 3 बार, जैसा कि ऑप्शन है। तो 3 बार मुड़ने के लिए इधर लेफ्ट वाला हिस्सा है, तो लेफ्ट वाले की तरफ 3 बार मुड़ोगे, यानी लेफ्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। आपको मोड़ के चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना।